हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर ही कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक और उसका एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में करने वाली हूँ। अगर आपके पास बुक है तो उनके लिए मैंने बताया, जिनके पास बुक है ना, आप रेफर कर सकते हो। अगर बुक नहीं है तो बुक की ज़रूरत भी नहीं है, मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आज मैं वो करा रही हूँ। और हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि इक्वेशन फॉर्म करना आप सीखोगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में, हालांकि एक्सरसाइज 3.3 का जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड जब क्वेश्चन समझाया था तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझाए थे। ठीक है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप रेफर करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है और बाद में उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। बच्चों वैसे तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर फिर भी आप में से किसी को नहीं पता हो अगर कि डिफरेंस का क्या मतलब है, मैथ्स में जो ये डिफरेंस टर्म होता है, डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है, माइनस इसका मतलब होता है, माइनस, है ना। अगर सम कहीं पर लिखा हुआ है ना, वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो अगर कहीं सम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्लस। अगर कहीं प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। फिर कहीं पे बी वाई बाय है तो डिवीजन होता है। हालांकि बाय का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, बट ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, तो डिफरेंस यहाँ पे वर्ड यूज है, ये अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये टर्म्स होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स, है ना, जो अपन यूज़ करते हैं लाइक लैंग्वेज, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे टर्म्स अगर यूज हैं तो उनका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो वर्ड यूज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जो माइनस होगा दो नंबर का, वो कितना है, 26 है। और एक नंबर 3 टाइम्स ज़्यादा है दूसरे नंबर के। तो लेट द टू नंबर्स, दो नंबर को अपन कुछ मान लेते हैं, नंबर्स भी x एंड y मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा है डेफिनेटली, तो अपन मान लेते हैं सच दैट, हम मान रहे हैं कि भाई y ग्रेटर देन x। ये हम, मैं नहीं मानना है, अगर आपको चाहिए तो आप x ग्रेटर देन y भी मान सकते हो। ठीक है, अगर अब मैंने y को चूंकि बड़ा मान लिया तो एज पर क्वेश्चन जो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार y बड़ा है तो डिफरेंस 26 है, मतलब बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर जो होगा y माइनस एक्स, वो मुझे 26 मिलेगा, क्योंकि 26 एक पॉजिटिव नंबर है तो बड़े नंबर से माइनस होगा तभी वो मेरे को 26 देगा। हाँ, तो मैंने बड़ा y माना था इसलिए मैं y माइनस एक्स लिख रही हूँ। अगर किसी बच्चे ने x ग्रेटर देन y लिख दिया यहाँ पे उल्टा, तो x माइनस वाई को 26 मानना होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट सिचुएशन था, फर्स्ट कंडीशन आप बोल सकते हो, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार। अब सेकेंड कंडीशन और भी एक चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वही 3 टाइम्स होगा। तो वन नंबर इज, यानी y की बात हो रही है, बड़े वाले नंबर की, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स दी अदर, 3 टाइम्स दूसरा नंबर यानी छोटा वाला नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं ना, अब तो शायद आप भी सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। चलिए फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन 1 चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप भी एक बार ट्राई करके देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन 1 करूँ या इक्वेशन 2 कर दूँ, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इक्वेशन 2 से लेना चाहिए, वो ज़्यादा इजी जाएगा, है ना। इक्वेशन 2 मुझे एक्चुअली कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y = 3x पहले से ही मुझे मिल चुका है यहाँ पे, है ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा है ना वैल्यू y = दिस, तो इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं डाल रही हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। y = 3x, यानी यहाँ पे आ गया 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू 26, सो यू हैव x इक्वल टू 13। सिंपल। अब x की वैल्यू किसी में भी आप पुट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिख दो पुटिंग
x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, इसको पुट करो, क्या होगा, इसके बाद यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 13, सो इट इज़ 39। हेंस आपको वैल्यू मिल गया, हेंस क्या मिला, x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 39। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड देम, तो आप लिख दो, यहाँ लिख दो देयरफॉर, हाँ, हेंस लास्ट में लिखना चाहिए जनरली, तो अपन लिखेंगे हेंस द नंबर्स आर, दो नंबर्स निकालने थे ना, है ना, द डिफरेंस दिस, तो फाइंड देम, तो सो द नंबर्स आर क्या क्या है, 13 एंड 39, ये मेरे दो नंबर्स हो गए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट। Second question, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखी हुई है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, कि दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि लार्जर ऑफ द टू मतलब दो एंगल की बात हो रही है। अगर 3 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है, बट यहाँ पे 2 एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर वाला है वो एक्सीड हो रहा है स्मॉलर वाले से 18 डिग्री से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखी हुई है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो सबसे पहली चीज़ जो एज पर क्वेश्चन, ये यहाँ पे आप लिखोगे एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे दी हुई है कि दोनों का सम 180 डिग्री है, पहली चीज़ तो ये दी हुई है, क्योंकि सप्लीमेंट्री दी हुई है ना, सप्लीमेंट्री यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब सबसे पहले कि दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, उन्होंने बोला कि लार्जर ऑफ द टू, लार्जर कौन सा है, x, हमने लार्जर x को माना है, लार्जर ऑफ द टू एक्सीड्स द स्मॉलर, स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है, यानी y को एक्सीड कर रहा है, कितने से, 18 से। एक्सीड करना मतलब बढ़ना, है ना, स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है 18 से, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया मेरा। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, सॉल्व करो। तो लेट्स सी, अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपको आता है ना आगे कैसे सॉल्व करना है, बट ठीक है। देखिए इक्वेशन 2 से आपको ये मिल चुका है, ये तो अपन ये काम करते हैं, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ देखो 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर लिखा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना मुझे वापस सॉल्व करने की, सीधा इसको उसमें पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 में डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 1 में x है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 होगा, राइट, 162 अपॉन 2, सो इट इज़ 81। तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई 81 डिग्री, है ना, एक स्मॉलर एंगल मुझे मिल गया, तो बिगर भी मिल जाएगा, है ना। पुटिंग इसको डाल दो, आप किस में डाल दोगे, किसी में भी डाल दो, इसमें डाल देते हैं सेकेंड वाले में। पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो 2 में डालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू y क्या है 81, तो 81 प्लस 18, सो x इक्वल टू 8199 डिग्री, ठीक है। तो हेंस क्वेश्चन बोला था एंगल्स निकालिए ना, फाइंड देम, एंगल्स आर क्या क्या एंगल है, 99 डिग्री एंड दूसरा कितना आया है 81 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम 180 होता है क्या, 99 प्लस 81 डेफिनेटली होता है, राइट। चलिए तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find cost of each bat and each ball। मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट टीम की जो कोच है ना, उसने क्या किया, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदा है इतने रुपए में, रुपीज़ 3800 में, एंड देन उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदा है रुपीज़ 1750 में। आपको हर बैट और हर बॉल का कॉस्ट निकालना है, तो आप बोलोगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज़ x, हमने मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ
ईच बॉल बी रुपीज़ वाई, ये हमने माना, ठीक है। लेट कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बैट बी रुपीज़ एक्स एंड ईच बॉल बी रुपीज़ वाई। नाउ एज पर क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है बच्चों कि भाई 7 बैट और 6 बॉल यानी 7x प्लस 6y कितना कॉस्ट है 3800, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा उन्होंने दिया 3 बैट एंड 5 बॉल यानी 3x एंड 5 बॉल है ना, 5 बॉल यानी 5y इक्वल टू 1750। हाँ, अब आपको कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप फटाफट फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे तो कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं है जिसमें एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर दिया है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y दिया है, तो x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। पुटिंग सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूटिंग दिखना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ऐसे कुछ आप पुटिंग भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किस में डाल दूँ, इन इक्वेशन, इसको मैंने 1 से निकाला था ना तो 2 में डाल देते हैं, इन इक्वेशन 2। तो 3x की जगह पे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, हाँ, प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये हो गया आपका 24 2 to 11 18y है ना, अपॉन 7 प्लस 5y। डायरेक्ट सॉल्व करूँ क्या, इधर 35y आएगा है ना, 35y। कैलकुलेशन देखो नॉर्मल अलजेब्रा आपको आता है कैसे करना है ना, मुझे नहीं लगता मुझे उसमें आपको मेरी ज़रूरत है। नॉर्मल कैलकुलेशन 7, अब 7 इधर आ गया तो 7 5 35, 3 4 52 5 7 5 12 ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, 35 माइनस 18 कितना होता है 17 होता है ना, 25 यस 17 होता है। 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, माइनस करके फटाफट देख लो, 12250 11400, 5 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 850 आया, मतलब y इक्वल टू 850 अपॉन 17 बचे 50 आ गया, y की वैल्यू 50 आ गई है ना। अब इस वैल्यू को पुटिंग y इक्वल टू 50 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डालती हूँ इक्वेशन 3 में। हाँ, इन इक्वेशन 3 आप किसी में भी डाल सकते हो, मैंने इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x इक्वल टू 3800 536 अपॉन 7, नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, 0 0 8 में से 3 गया 5 35 यानी 500 आ गया है ना। तो मेरे को x मिला 500 और y कितना मिला 50 है ना। x हमने क्या माना था बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच बैट है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो, हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 and cost of each ball is ₹50. Yes, clear? 550. Yes, okay. नोट करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आप अगर जनरली आप टैक्सी वगैरह में कभी गए हो डेफिनेटली गए ही होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बैठते हो गाड़ी में तो क्या होता है, जैसे ही टैक्सी में बैठते हो तो पहले चार्ज जो पहला फिक्स चार्ज होता है वो तो स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट, है ना। स्टार्टिंग में इनिशियली जो कुछ चार्ज होता है और फिर पर किलोमीटर चार्जेस लगते जाते हैं हमें आगे, है ना। जनरली ऑटो रिक्शा टैक्सीज ये सब में ये रूल होता है ना। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। उन्होंने बोला कि कोई फिक्स चार्ज है, लेकिन जब बंदे ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया ना तो उसको ₹105 देना पड़ा। तो मतलब क्या, फिक्स चार्ज तो है ही प्लस कुछ 10 किलोमीटर का चार्ज होगा, दोनों मिला के उसको ₹105 देना पड़ा। और उसी तरह 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए किसी बंदे को ₹155 पे करना पड़ा, यानी फिक्स चार्ज के साथ उसने जो 15 किलोमीटर ट्रैवल किया उसका चार्ज उसको 155। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे लेट
मतलब कि यहाँ पे फिक्स चार्ज, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, तो आप कह सकते हो कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, हाँ, एंड चार्जेस पर किलोमीटर भी ₹y। आपने बोला कि फिक्स चार्ज x है और उसके हर किलोमीटर का y रुपीज़ लगते जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या लिखा है उन्होंने, 10 किलोमीटर का उसको 105 पे करना पड़ा, मतलब फिक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ₹y, तो 10 किलोमीटर का 10y, कितना टोटल मिला के उसको पे करना पड़ा, 105 है ना। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा जो सिचुएशन है वो बोला 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 पे करना पड़ा, फिक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, अब प्लस 15, ये x है हाँ बच्चों, चलो x और 15y, 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y इक्वल टू कितना टोटल उसने पे किया है, 155 रुपये, है ना, 155 रुपीज़ हो गया। दो इक्वेशन मिल गया आपको, x और y की वैल्यू निकाली है। बाद में वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो हम बाद में निकालें, पहले x और y की वैल्यू तो निकाल लें। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 105 माइनस 10y, हाँ ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, हमने मान लिया इसको। अब इसको इसमें सेकंड में पुट करते हैं, पुट सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, राइट। तो ये क्या हो गया, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, राइट। तो ये हो गया आपका 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 155 माइनस 105 इज हाउ मच, 50। नाउ 50 अपॉन ये जो 5 है ये 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर देती हूँ, x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, है ना, आपको सेम ही मिलना है आंसर। 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना मिला था, 10 मिला था, 100 ही मिला ना, 10 इंटू 10 100 लिख देती हूँ सीधा। तो 105 माइनस 100 इज वॉट, 5, है ना। तो x मेरे को 5 मिला एंड y मेरे को 10 मिला, राइट। x इज़ 5 एंड y इज़ 10। मतलब फिक्स चार्ज रुपीज़ है, यस, ओके। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज ₹5, है ना, और चार्जेस पर किलोमीटर इज कितना है बेटा, पर किलोमीटर 10, है ना, इज ₹10, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब आप सोचो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा वो, फिक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा। अब प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 25 किलो 25 वाई कितना पे करेगा। अब एक्स कितना आया मेरे को 5 एंड 25, वाई कितना आया था 10 आया था ना, है ना, इंटू 10, तो यानी 250 प्लस 5 कितना हो गया 255 रुपीज़, यानी उसको कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़। आप लिख दो फिक्स फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, है ना, ही हैज़ टू पे ₹255। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख दो, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर द पर्सन हैव टू पे ₹255। यस, ओके, सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाँ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो बहुत सिंपल है, इसमें आप बोलोगे let the fraction be x/y. फ्रैक्शन वही होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसमें होता है ना। let the fraction be x/y. अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 2 अगर ऐड कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 2 में न्यूमरेटर को भी ऐड कर दी
एंड डिनोमिनेटर को भी मैंने 2 ऐड किया, तो मेरा फ्रैक्शन हो रहा है 9/11, पहला सिचुएशन। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। 11x + 22 = 9y + 18, तो आपको मिला 11x - 9y, हाँ, इक्वल टू 18 - 22 - 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सिचुएशन जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड सिचुएशन मेरा दिया हुआ है, उन्होंने बोला है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो 3 ऐड करना है दोनों में, ठीक है, चलिए 3 भी ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा, मेरे को फ्रैक्शन मिलेगा 5/6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 = 5y + 15। समझ रहे हो ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कर रही हूँ। तो यू हैव 6x - 5y = 15 - 18 हो गया -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये रहा आपके सामने 2 इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन है, आप सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = कितना आएगा, -4 + 9y/11 आएगा ना। अब ये वैल्यू 2 में पुट करूँगी मैं, सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसे लिखते हैं ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डाल दूँ इसको मैं, 1 ये है, 2 ये है, ये मुझे 1 से मिला है तो 2 में डालना होगा, राइट। इक्वेशन 2 में डालना होगा, चलिए डालते हैं। ये रहा x की वैल्यू और इसको 2 में, तो 6 × x यानी 6, और x की वैल्यू क्या है, -4 + 9y/11 है ना, -5y = -3। ये रहा 6 × दिस -5y = -3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया -24 + 54y है ना, और ये 11 नीचे है तो इधर आएगा -55y है ना, और ये 11 इधर चला जाएगा तो आएगा -33। सो नाउ यू हैव 55 - 50, अच्छा ये ऐसा आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, -55 + 54 -1 होता है, तो -24 - y = -33। अब मैं ये y को उधर ले जा रही हूँ तो ये हो गया y + y बन गया। हाँ, इधर क्या होगा, इधर होगा 33 - 24 कितना होता है, 33 - 24 9 होता है, बराबर, तो 9 आ गया, y की वैल्यू 9 आ गई। अब y को कहीं पे भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देती हूँ मैं। हाँ, इसको मैंने इक्वेशन 3 नहीं माना था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ। हाँ, पुटिंग y = 9 इन 3 इन इक्वेशन 3। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इन दोनों में भी पुट करोगे ना, इसमें 1 में या 2 में, तो भी आपको मिल जाएगा वैल्यू। हाँ, लेकिन मैं इसमें पुट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू हो गई -4 + 9 × 9 है ना, 9y, तो 9 × 9 कितना होता है, 81/11। तो 81 - 4 कितना होगा बच्चों, 77/11, तो 7 आ गया, x की 7 वैल्यू आ गई, x आ गया 7, y आ गया 9 है ना। देयरफॉर हेंस फ्रैक्शन क्या आ गया मेरा, hence fraction is x/y ना, x/y, तो x क्या है, 7/9 is the fraction. This is my answer. Let me check. 7/9. Yes, perfect. Yes, so this is the answer. Yeah, pause the video and note it down. Okay, the last question of today's video. Okay, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ये होने के बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट 3.4 का इंट्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा जो बाकी के मेथड्स हैं वो सारे इंट्रोडक्शन में ये अपलोड करती जाऊँगी, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट होल्ड फॉर अ, तो आपको क्या करना है कि है ना, ये क्वेश्चन मतलब इसके बाद आपके वीडियोस भी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगी इसके बाद का वीडियो, वो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगी, आप बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स के बाद क्या होता है, जेकॉब का जो एज है वो 3 टाइम्स उसके सन का हो जाता है। तो अपन कहेंगे कि भाई सबसे पहले लेट द एज ऑफ, एज, हाँ, age of Jacob and his son be x years and y years, x years and y years respectively, ठीक है। मैंने जेकॉब का एज x years एंड
उसके सन का वाई ईयर्स, मतलब रिस्पेक्टिवली कहने का क्या मतलब होता है पता है, जेकॉब का जो एज है वो एक्स ईयर्स है और उसके सन का जो एज है वो वाई ईयर्स है, समझे, सीक्वेंस सेम हो गया, ठीक है, सीक्वेंस इज सेम, यस, ओके। तो जेकॉब और उसके सन का एज एक्स और वाई ईयर्स हमने मान लिया। अब उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उन्होंने कहा 5 years हेंस मतलब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times। अब देखो 5 years के बाद की बात हो रही है, तो एज ऑफ जेकॉब, तो पहले जेकॉब का जो एज होगा वो 5 साल बढ़ जाएगा 5 years के बाद। अब वो कह रहा है विल बी की जगह इक्वल टू 3 times मतलब 3 में मल्टीप्लाई ऑफ हिज सन का एज। अब सन का एज हमने वाई माना था, लेकिन यहाँ 5 साल के बाद की बात हो रही है, सो +5। अब इस इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, x + 5 = 3y + 15, सो यू गेट x - 3y = 15 - 5 is what, 10, so this is the first equation, yes, x - 3y = 10। अब सेकेंड सिचुएशन एक और दिया हुआ है, ये फर्स्ट सिचुएशन था, फर्स्ट सिचुएशन आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, फिर ये सेकेंड सिचुएशन जो मैं अभी लिख रही हूँ, सेकेंड सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन क्या दिया हुआ है, सेकेंड सिचुएशन में वो कह रहे हैं 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले जेकॉब का जो एज था, तो 5 साल पहले x - 5 होगा, वॉज की जगह इक्वल टू 7 times दैट ऑफ हिज सन का एज 5 years पहले क्या होगा, y - 5, है ना। चलो इसको सॉल्व कीजिए, x - 5 = 7y - 35, सो यू हैव x - 7y = -35 + 5 कितना हो गया, -30, x - 7y = -30, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो चलिए फटाफट हम लोग करेंगे। फ्रॉम 1, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो इसको, है ना, फ्रॉम 1 x = क्या हो गया, 10 + 3y, है ना। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं एक इक्वेशन में पुट करूँगी, सो आई विल से यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, है ना। ये सब भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। x की वैल्यू 10 + 3y, तो 10 + 3y, यहाँ पे लिखा हुआ है x - 7y ना, तो x की जगह रख दिया -7y = -30, ठीक है, तो ये हो गया 10 - 4y = -30, ठीक है, तो ये बन गया 10 + 30 = 4y, हाँ, तो ये कितना हो गया 40 = 4y, सो y = 40/4 इज 10। तो मेरे को x क्या मिला, x क्या मिला था, अभी तक नहीं मिला है, अब x की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, है ना। चलिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y = 10, किसी की इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूँ, कहाँ पुट करूँ, इसमें पुट करती हूँ, है ना। इसको इक्वेशन 3 मानना मैं भूल गई थी, तो इसको मैं इक्वेशन 3 यहाँ पे मान रही हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 3, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि इक्वेशन 3 में ही पुट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इक्वेशन 1 में भी, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी में भी आप इस y = 10 को पुट कर सकते हो, आपको x मिल जाएगा, बट मैंने इसमें पुट किया, इसमें भी आप कर सकते हो, तीनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो x = 10 + 3 × y, यानी 3 × 10 यानी 30, तो x = आ गया 40, है ना। सो देयरफॉर x आ गया 40 एंड y आ गया 10, यानी क्वेश्चन था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो जेकॉब्स एज इज कितना, क्या माना था, x माना था हमने ना, जेकॉब यस इज 40 years, है ना, एंड हिज सन्स एज इज, उसके बेटे का एज कितना आया 10 years, y 10 आया ना, 10 years, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, जेकॉब का एज 40 years एंड उसके सन का एज 10 years, ओके। सो दिस इज द आंसर, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। सो इसके बाद मैं 3.4 सब्स्टिट्यूशन मेथड के आगे भी और भी मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी मैं आगे की वीडियोज़ में अपलोड करती जाऊँगी। तो अगर आपको मेरे आगे की वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।